हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन नॉर्मल आईआईटी मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन गुप्ता और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और चैप्टर चल रहा है हमारा सेल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। अब देखिए सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या है। सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है। सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल। सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है जो दो सिलेंड्रिकल संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सेंट्रोसोम जो होता है वो दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल which usually containing two cylindrical structures known as centrioles। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है जो कि दो सिलेंड्रिकल संरचनाओं से मिलकर बना होता है और उन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। अब देखिए सेंट्रोसोम was discovered by Bendel। सेंट्रोसोम को बेंडेल ने खोजा। सेंट्रोसोम टर्म और सेंट्रोसोम नाम was given by the Boveri। सेंट्रोसोम नाम बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखिए जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल के चारों तरफ एक पेरीसेंट्रियोलर एमॉर्फस मटेरियल उपस्थित होता है। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों तरफ एक एमॉर्फस का मतलब होता है एक्स्टलिन एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल उपस्थित होता है। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों तरफ एक एमॉर्फस सेंट्रियोलर मटेरियल उपस्थित होता है। एमॉर्फस का मतलब होता है नॉन क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस होता है नॉन क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट हम बात करें दो सेंट्रियोल होने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा? डिप्लोसोम। ड्यू टू two centrioles in centrosome। अब हम बात करें सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम बोथ आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स। ये पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो फिर ये किसे पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। ये जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं।
जो सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती है, तो हम बोलेंगे कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर मेम्ब्रेनलेस। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों ही झिल्ली रहित संरचनाएं होती हैं, अर्थात इनके चारों तरफ कोई भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। अब दोनों जो सेंट्रियोल हैं, ये दोनों की दोनों सेंट्रियोल केंद्रक के ठीक बाहर उपस्थित होते हैं और दोनों एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स केंद्रक के ठीक बाहर एक दूसरे के राइट एंगल या समकोण पर उपस्थित होते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पर उपस्थित होते हैं। अब देखिए बाकी और बातें। प्रत्येक सेंट्रियोल एक इलोंगेटेड दीर्घीकृत संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है जो कि अनुप्रस्थ काट गाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है, काट व्हील लाइक दिखाई देती है, जो कि अनुप्रस्थ काट या ट्रांसवर्स सेक्शन में कार्ट व्हील लाइक गाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है, कार्ट व्हील लाइक दिखाई देती है। आ रही बात समझ? तो ये कॉमन बातें हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल, प्रत्येक सेंट्रियोल की विस्तृत संरचना। गाड़ी के पहिए के समान संरचना है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है सेंट्रियोल का, उसमें 9 ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स उपस्थित होते हैं, या माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए ट्रिपलेट के फाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पेरिफेरल पार्ट सेंट्रियोल का, पेरिफेरल पार्ट या परिधीय भाग 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बना होता। प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी, प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसका जो केंद्रीय भाग होता है
प्रत्येक सेंट्रियोल का केंद्रीय भाग एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का बना होता है, इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है, इसे सेंट्रल हब कहा जाता है। प्रत्येक सेंट्रियोल का केंद्रीय भाग प्रोटीन का बना होता है, इसे सेंट्रल हब कहा जाता है, इसे सेंट्रल हब कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 जो तंतुक हैं वो तो पर्दीय भाग में है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट के बने हैं, और केंद्रीय भाग में प्रोटीन की बनी संरचना है, लेकिन उसमें कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो हम इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है उसे 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम में देखा था, जब सीलिया फ्लैजिला पढ़े थे तो वहां पर भी हमने 9+0 अरेंजमेंट देखा था। तो इसमें भी क्या होगा, 9+0 अरेंजमेंट होगा। इसे अतः सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+0 अरेंजमेंट होगा। अगली बात, जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं वो सेंट्रल हब से रेडियल स्पॉक्स के द्वारा जुड़े होते हैं, और टोटल 9 जो रेडियल स्पॉक्स है वो कितनी होती हैं, 9 रेडियल स्पॉक्स होती है। पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रल हब से 9 रेडियल स्पॉक्स, और ये तारे रेडियल स्पॉक्स के द्वारा जुड़ी होगी। जो 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो सेंट्रल हब से 9 रेडियल स्पॉक्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, इंटर ट्रिपलेट लिंकर के माध्यम से ये आपस में भी जुड़े होते हैं। हम ये कह सकते हैं पेरिफेरल ट्रिपलेट्स भी एक दूसरे से इंटर ट्रिपलेट लिंकर के माध्यम से, इंटर ट्रिपलेट लिंकर के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक जो ट्रिपलेट है उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ए बी सी। तो ये जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, सी ए कनेक्शन। कैसा होता है, सी ए कनेक्शन होता है। ये जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, सी ए कनेक्शन। अभी बताएंगे स्ट्रक्चर में इसको। अब देखिए, प्रत्येक जो स्पॉक है, प्रत्येक रेडियल स्पॉक के ऊपर भी एक थिकनिंग होती है जिसे एक्स थिकनिंग कहा जाता है, और 2 क्रमागत एक्स थिकनिंग के बीच में एक बाई थिकनिंग उपस्थित होती है। प्रत्येक रेडियल स्पॉक के ऊपर एक्स थिकनिंग तथा 2 एक्स थिकनिंग के बीच में एक बाई थिकनिंग उपस्थित होती है, एक बाई थिकनिंग उपस्थित होती है।
तो ये संरचना है किसकी, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर 9+0 अरेंजमेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 9+0 अरेंजमेंट होगा, 9+0 अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हम अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर कैसी स्ट्रक्चर होती है। देखिए मान लो ये सेंट्रल हब है, ये सेंट्रल हब है, और इस सेंट्रल हब से इस टाइप से ये स्ट्रक्चर्स जुड़ी हुई है। तो ये तो है ए बी सी, ये तो है सेंट्रल हब बीच में, और ये है ए बी और सी। अब देखिए जो हमने बताया था कि जो ट्रिपलेट्स हैं, जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं, वो भी एक दूसरे से सी ए कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई। तो ये जो कनेक्शन होगा वो होगा सी ए कनेक्शन, सी ए कनेक्शन, सी ए कनेक्शन। ये जो कनेक्शन इस टाइप से ये अरेंजमेंट होता है। अब देखिए प्रत्येक इसमें क्या है, एक्स स्थूलन है, एक्स थिकनिंग है, और एक्स थिकनिंग के बीच में इसको हम लेबलिंग भी करते जाए साथ साथ। प्रत्येक एक्स, दो क्रमागत एक्स थिकनिंग्स के बीच में क्या होगा, वाई थिकनिंग होगा। तो ये वाई थिकनिंग है। तो अगर हम इसकी लेबलिंग करेंगे तो ये तो क्या है, ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है, सेंट्रल हब, सेंट्रल हब। ये इंटर ट्रिपलेट्स लिंकर, इंटर ट्रिपलेट्स लिंकर। ये एक्स थिकनिंग है, एक्स थिकनिंग, और ये इनके बीच में है वाई थिकनिंग। तो ये गाड़ी की पहिए की समान संरचना है। ये ऐसे अरेंज है, लंबे ऐसी नलिकाएं हैं, लेकिन हमको ट्रांसफर सेक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ये गाड़ी के पहिए के समान संरचना दिखाई दे रही है। ये समझ में आया आपके, गाड़ी के पहिए के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सेंट्रियोल है। एक सेंट्रियोल की ऐसी स्ट्रक्चर है, और दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं केंद्रक के ठीक बाहर एक दूसरे के परपेंडिकुलर उपस्थित होते हैं, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारक काय, और सेंट्रियोल को हिंदी में बोलते हैं तारक केंद्र। सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में, तारक काय। ये तो है तारक काय, और ये क्या है, तारक केंद्र।
आगे बात समझ में? तो ये स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया आपके? डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे इसके फंक्शंस, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, सेंट्रोसोम के एनिमल्स में क्या रोल होता है। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। एक ही बात है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स के फंक्शन। तो देखिए पहला फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रोसोम प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन इन द एनिमल्स बाय अरेंजिंग द स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन द टू पोल्स। मतलब जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या करता है, कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है। कैसे करता है, जो एनिमल सेल है उसमें तरबूज तंतुओं को व्यवस्थित करके कोशिका विभाजन की स्टार्टिंग करवाता है, उसको प्रारंभ करवाता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया, एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर्स या तरबूज तंतुओं को अरेंज करके या व्यवस्थित करके सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन इनिशिएट करवाता है या स्टार्ट करवाता है या प्रारंभ करवाता है। अब देखिए जो सेंट्रियोल की लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स डिसाइड द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। जो सेंट्रियोल की स्थिति होती है वो कोशिका विभाजन के तल को निर्धारित करती है। तो हम ये कह सकते हैं लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स डिसाइड्स द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। यह कोशिका विभाजन के तल को निर्धारित करती है। जो सेंट्रियोल की स्थिति है उनकी लोकेशन है वो क्या करती है, कोशिका विभाजन के तल को निर्धारित करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो कोशिका विभाजन होता है वो स्पिंडल फाइबर्स के परपेंडिकुलर होता है या जो तरबूज तंतु होते हैं उनके राइट एंगल पर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन का प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का तल जो होता है ये तरबूज तंतुओं के परपेंडिकुलर होता है, समकोण पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन का तल निर्धारित करता है कौन, सेंट्रोसोम। या फिर हम ये कह सकते हैं कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन करता है, तरबूजकरण का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के समय स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करता है कौन, सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करते हैं। और ये पूरा की पूरा रोल हो गया सेल डिवीजन को स्टार्ट करवाना, सेल डिवीजन के तल का निर्धारित करना, सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स को व्यवस्थित करना और स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करना। तो ये फंक्शन हो गए
तो हम इसीलिए सेंट्रोसोम को सेल सेंटर भी कहते हैं। अतः सेंट्रोसोम को सेल सेंटर भी कहा जाता है। ये तो हो गया है पहला कार्य। ये फर्स्ट फंक्शन है कि सेल डिवीजन में क्या रोल है इसका। दूसरा कार्य जो हमने सिलिया और फ्लैजिला पढ़े थे तब समझा था कि जो सिलिया और फ्लैजिला है उनका एक पार्ट तो साफ्ट था या फिलामेंट था जो कि बाहर निकला हुआ होता है, और दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग था जो बेसल बॉडी है, जिसे हमने ब्लिफेरोप्लास्ट बोला, बेसल ग्रेन्यूल बोला, काइनेटोसोम बोला। वो क्या है? उसका निर्माण सेंट्रियोल के द्वारा होता है। तो सेंट्रियोल क्या करता है? बेसल बॉडी का निर्माण करवाता है। तो उसकी भी संरचना कैसी होती है? कार्टविल लाइक होती है। 9+0 अरेंजमेंट उसमें होता है। तो हम ये कह सकते हैं सेंट्रियोल बेसल बॉडी सिलिया एंड फ्लैजिला में बेसल बॉडी का निर्माण करवाता है। अभी बात समझ में? तो ओवरऑल ये फंक्शंस हो गए किसके? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्मकाय। अगला टॉपिक है सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज अब माइक्रो बॉडीज क्या होती है? These are membrane-bound vesicular structures which present in both plants and animals and contain the enzymes. ये ऐसी संरचनाएं हैं जो झिल्ली से आवृत होती हैं, पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं, वेसिकल के समान होती हैं और इनमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो देखिए membrane-bound structures है, membrane-bound small structures, small vesicular structures अर्थात वेसिकल की समान छोटी संरचनाएं हैं जो झिल्ली से आवृत होती हैं। ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में उपस्थित होती है। इनमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, नॉर्मली ये जो होते हैं ये फंजाई, प्रोटोजोअन्स, प्लांट्स, लीवर सेल्स एंड किडनी सेल्स में उपस्थित होते हैं। इनका साइज स्मॉल होती है, साइज जो होता है नॉर्मली ये 0.3 से 1.5 माइक्रोन होता है। इनका साइज कितना होता है? 0.3 to 1.5 माइक्रोन होता है। अब देखिए यहां पर हम 3 प्रकार की माइक्रो बॉडीज की स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? नंबर 1 स्पिरोसोम, नंबर 2 पेरोक्सिसोम या यूरिकोसोम, और नंबर 3 ग्लाइऑक्सिसोम। तो यहां पर हम 3 प्रकार की माइक्रो बॉडीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं।
कौन कौन सी हैं? स्पिरोसोम, पैरोक्सीसोम और ग्लाइकोसिसोम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पिरोसोम। स्पिरोसोम में क्या है? स्पिरोसोम केवल और केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? लिपिड का संश्लेषण करना और लिपिड का स्टोरेज करना। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये लिपिड का संग्रह तथा संश्लेषण करते हैं। इनकी जो क्रियाएं होती हैं, इनके कार्य जो होते हैं वो लाइसोसोम के समान होते हैं, अतः इन्हें पादपों के लाइसोसोम भी कहा जाता है। इनकी क्रियाएं लाइसोसोम के समान होती है, अतः इन्हें प्लांट्स लाइसोसोम भी कहा जाता है। तो ये है स्पिरोसोम्स जो पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते। दूसरे हैं पैरोक्सीसोम्स। पैरोक्सीसोम की बात कर रहा हूं मैं। अगले हैं पैरोक्सीसोम। और यूरिकोसोम्स। पैरोक्सीसोम्स और यूरिकोसोम्स। अब देखिए पैरोक्सीसोम्स और यूरिकोसोम्स की बात करें तो ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। These are present in all plants and animal cells. ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। पैरोक्सीसोम जो होते हैं इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोला जाता है कैटेलेज, और कैटेलेज एंजाइम पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है, अर्थात ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में डिग्रेड कर देता है। पैरोक्सीसोम में कैटेलेज एंजाइम उपस्थित होता है प्रेजेंट होता है जो कि पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। और इसका फंक्शन क्या होगा? कैटेलेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर तथा ऑक्सीजन में अपघटित कर देता है। तो ये कैटेलेज का फंक्शन है। कैटेलेज पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से संबंधित है और ये क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में डिग्रेड कर देता है। अगला, अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों के अंदर जो प्लांट्स में पैरोक्सीसोम क्या होता है? प्लांट्स में पैरोक्सीसोम में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं या फोटो रेस्पिरेशन का स्थल होते हैं, या ग्लाइकोलेट पाथवे
या C2 साइकिल का स्थल होते हैं। पादपों में पेरोक्सिसोम, फोटोरेस्पिरेशन, ग्लाइकोलेट पाथवे और C2 साइकिल का स्थल होते हैं। हमने बताया था जो कि पादपों में क्या है, एक एक्सपेंसिव मेथड है, एक जिसमें क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो जाती है, रिलीज हो जाती है और एटीपी भी खर्च हो जाती है। तो ये इस टाइप का एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है पादपों में, जो हमने पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है ये, इनमें these are involved in the beta oxidation of fatty acid। ये फैटी एसिड्स या वसी अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन में भी, बीटा ऑक्सीडेशन का भी कार्य करते हैं। अर्थात इनमें जो वसी अम्ल है उनका बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, तो अल्फा और बीटा के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये एरोबिक प्रोसेस है, एक वायवीय प्रक्रिया है, जिसमें क्या होगा जो फैटी अम्ल होते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है। समझ में आ गया होगा आपके, अल्फा और बीटा के बीच का जो बॉन्ड है कार्बन का वो ब्रेक होता है और फैटी अम्ल जो होगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। यह एक वायवीय प्रक्रिया होती है। इसके बाद है अगला ग्लाइऑक्सिसोम, जो तीसरी माइक्रो बॉडी है वो है ग्लाइऑक्सिसोम। These are present only in the plants। ये केवल पादपों में उपस्थित होती है और पादपों में भी जो फैटी सीड्स होते हैं, फैट कंटेनिंग सीड्स होते हैं, जो वसा युक्त बीज होते हैं, उनमें उपस्थित होते हैं। ये फैटी सीड्स में उपस्थित होते हैं। वसीय बीजों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कैस्टर या अरंड, कैस्टर और कैस्टर सीड्स, और दूसरा एग्जांपल है ग्राउंड नट सीड्स, मूंगफली, इनमें ये उपस्थित है। तो ये अब यहां पर एक बात करें कि जो ग्लाइऑक्सिसोम होते हैं इनका फंक्शन क्या है। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर द हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। ये उच्च विशिष्टीकृत पेरोक्सिसोम होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। ये उच्च विशिष्टीकृत पेरोक्सिसोम होते हैं और इनमें ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल संपन्न होता है। क्या होता है इनमें, ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल संपन्न होता है। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें जो फैट है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। इस साइकिल के द्वारा फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिया जाता है। तो आगे बात समझ में आपके, ये माइक्रो बॉडी हो गई, कौन कौन सी, स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। तो ये आज का टॉपिक
फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।